स्वागत है आप सभी लोगों का इस कक्षा 12 की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, आज की दूसरी क्लास होने वाली है। आज दूसरी क्लास में पहले बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। वैद्युत क्षेत्र के प्रकार तथा उसके गुणों के बारे में पढ़ चुके थे और वैद्युत क्षेत्र कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है और इसमें क्या कंडीशनें होती हैं, वो सब चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक तथा एसआई मात्रक और विभव वगैरह, ये सब चैप्टर आज पढ़ने वाले। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों बने रहिए, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। कंटिन्यू डेली की क्लास अगर आप देखते हैं तो वादा करते हैं हम आपसे कि अगले वर्ष आपका 12 में 90% से कम नहीं आने वाले फिजिक्स में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चलो जो हम रिवीजन कर देते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, रिवीजन करना बहुत ही अच्छा होगा ताकि हम आगे की क्लास यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसे हम बेहतरीन तरीके से समझ सके। देखिए, कल हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश का मतलब होता है दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण, या दो बिंदुओं के बीच में जो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, उसको हमने लव की स्टोरी से समझाया था आपको। आप चाहें तो देख सकते हैं उसे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया था आप लोगों को, ये उम्मीद है हमको। तो इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में, या जो ये आकर्षण होता है दो बिंदुओं और दो आवेशों के बीच में, उसी को हम कह देते हैं वैद्युत आवेश। हमने बताया था आपको कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं प्लस वाले को, और प्रोटॉन कहते हैं माइनस वाले को। हमने आपको यह भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है प्लस का, वो बेचारा कमजोर होता है, छोटा होता है, और प्रोटॉन आपका बड़ा होता है। बाद हमने आपको बताया था कि आवेशों के जो गुण होते हैं, जो मूल होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेशों के प्यारे बच्चों 4 प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें से हमने पहला आपको बताया था कि आवेश संरक्षण नियम, जिसमें आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही पैदा होता है। और आवेश का आपका एक नियम बताया था जिसे हम कहते हैं आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जैसी राशि जिसमें मात्र परिणाम हो, दिशा ना हो। और फिर इसके बाद हमने आपको बताया था स्थानांतरण का नियम, कि जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है तो आवेश हमेशा आपका प्लस से माइनस की ओर परिवर्तित होता है। इसके बारे में भी हमने बताया था। अगर आप चाहें तो आप जाकर के पहली क्लास में देख सकते हैं। आपको वैद्युत आवेश के बारे में हम आपसे वादा करते हैं कि डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्या चीज? आज हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास का आगे का। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो शुरू करते हैं, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हालांकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक। और आज हम समझाने वाले हैं कि कूलाम कितनी बड़ी इकाई है। पर बच्चों हमने समझाया था कि आपका क्या होता है, Q बराबर होता है यानी E। ये हमने पढ़ाया था आपका परिणामीकरण या क्वांटिटीकरण, जो आपको नियम पढ़ाया था आवेश का तीसरा नियम, क्वांटिटीकरण या परिणामीकरण। उसमें हमने बताया था Q बराबर NE, जहां पर हमने बताया था कि आवेश हमेशा E के गुणज में रहता है। ये भी बताया था कल की क्लास में। तो देखिए, अब हम कहने वाले हैं इसमें जो मात्रक होता है यानी आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, मात्रक वो बेचारा होता है कूलाम, एक कूलाम। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। एक कूलाम बराबर कितना होता है? एक कूलाम बराबर हमने बताया था कल की लगभग 6 अरब इलेक्ट्रॉन होता है। 6 अरब इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी बताया था आपको। और भी आपको बताया था कि एक कूलाम बराबर होता है, लगभग एक कूलाम का जो मान होता है वो हमने आपको बताया था, एक कूलाम बराबर होता है 6.25 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, गुणे में तो है ही नहीं, गुणे में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना होता है। अगर हम इसे विस्तृत तरीके से समझें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 में इलेक्ट्रॉन व्युत्क्रम समानुपाती लगभग 6.25 18 होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन के बराबर, जैसे कि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन आवेश। ठीक है, एक कूलाम बराबर इतना आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर इतना भी लिख सकते हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, या फिर मान इतना होता है।
ये आपको समझ में आ गया होगा, लगभग इसके इतना होता, आप ऐसे लिख सकते हैं, या 1 कूलाम बराबर, ये तो आपको सिर्फ हम विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र इतना इसका मान याद रखना है, इतना याद रखना है कि ये क्यों इतना बड़ा है, और हमने ये बता दिए कि इसलिए इतना बड़ा मान है। अब यहां पर समझिए, ये कूलाम एक बहुत बड़ी मात्रा है, तो दैनिक जीवन में इतनी बड़ी मात्रा का यूज ना करते हुए हम इसकी छोटी मात्रा यानी छोटा रूप इसका यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो कूलाम या म्यू सी बोलते हैं। तो दैनिक जीवन में ये बहुत बड़ी इकाई होने के कारण इसको दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए हम इसकी छोटी इकाई का यूज करते हैं, छोटी इकाई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कौन सी छोटी इकाई? जिसे हम बोल देते हैं माइक्रो कूलाम। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो कूलाम। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो कूलाम बोलते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। युगात्मकता सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत बचा था, इसके बाद हम चाला कुछ अलग पढ़ने वाले। देखो आवेश का योगात्मक सिद्धांत क्या कहता है, जरा हम इसके बारे में समझते। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बना लिया एक क्षण, बेचारी एक क्षण है, या एक क्षण ही ठीक रहेगा हमारे हिसाब से, इसी से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब इस क्षण में आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यानी कि एकदम पूर्णतः ये आवेश इसमें फ्लो हो रहा है, बह रहा है विद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इसमें मौजूद हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर उपस्थित आवेश उसमें उसमें बोले तो क्षण में या कोई वस्तु में उपस्थित आवेश का क्या होता है? बीजगणितीय क्या होता है? योग होता है। ठीक है। कैसे? यानी कि इस पूरी क्षण में आपका आवेश क्यू फ्लो हो रहा है। हमने मान लिया पूरी क्षण में कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो इस बिंदु पर हमने मान लिया Q1 आवेश है, इस बिंदु पर मान लेते हैं Q2 आवेश है, इस बिंदु पर मान लेते हैं Q3 आवेश है, इस बिंदु पर मान लेते हैं Q4 आवेश है, ऐसे मान लेते हैं पूरी क्षण। और ये टोटल मिला दें अगर प्यारे बच्चों, इसका टोटल कर दें तो ये पूरे आवेश यानी Q के बराबर होगा कि नहीं होगा? बस यही कह रहा है। अब यहां पर हमने बिंदु का अगर एग्जांपल ले तो ये बिंदु का आपका जैसे कि कोई कपड़ा हो गया, या फिर कोई जैसे कि कांच या फिर रेशम का धागा, उसमें ये एग्जांपल परफेक्ट बैठने वाला है। इसमें भी बैठेगा लेकिन आप इसमें समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ये एग्जांपल छोड़ते हुए इस एग्जांपल की ओर हम प्रस्थान पलायन करते हैं और समझते। देखिए एक क्षण में कुल आवेश को हम क्या बोलते हैं? क्यू आवेश है। कुल आवेश बोले तो क्यू आवेश, कुल आवेश, और उस क्षण में एक बिंदु पर बहने वाला आवेश, इन सब का योग कुल आवेश के बीजगणितीय तरीके जैसा होता है। जैसे बीजगणितीय में आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो समांतर श्रेणी के जैसा ये होता है, उसी को कहते हैं बीजगणितीय नियम। अब समझ में आया? तो ये होता है Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, ऐसे ही होता है। जितना भी आवेश होगा वो ऐसे होगा। उम्मीद है कि ये बीजगणितीय यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये था, और ये बहुत ही आसान था, हालांकि ये ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए आप इतना समझिए, आप बस हो गया। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे कि आवेश कैसे किन किन रास्तों से होकर के किन किन वस्तुओं में प्रवाहित हो सकता है, और फिर हम ये भी समझेंगे कि आवेश उन वस्तुओं में ही क्यों प्रवाहित हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में क्यों नहीं प्रवाहित हो सकता। आया था प्यारे बच्चों कि कोई भी आवेश होगा, आवेश का स्थानांतरण नियम आपने कल की क्लास में पढ़ा ही होगा। स्थानांतरण नियम, आवेश का स्थानांतरण नियम क्या कहता है कि आवेश मान लेते हैं कि एक तो यहां पर कोई बिंदु है और यहां पर एक कोई बिंदु है, इस बिंदु पर प्लस आवेश है और इस बिंदु पर प्लस माइनस का चार्ज है, इस बिंदु पर क्या है? माइनस चार्ज है। बेचारा, इसको हमने लड़का माना था और इसको हमने लड़की माना था। तो आवेश हमेशा
लड़के से लड़की की ओर प्रवाहित होता है, मतलब हमेशा प्लस वाला माइनस की ओर आकर्षित होने वाला है। ये भाव खाएगी, ये बेचारा पगला करके चला जाता है उस तरफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आवेश का स्थानांतरण का नियम होता है कि आवेश इस तरह से माइनस से प्लस की ओर नहीं आ सकता, नहीं बिल्कुल नहीं आ सकता, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? इसका रीजन भी हमने कल बताया था। क्योंकि ये जो प्लस होता है ना, प्लस, ये छोटा आवेश होता है। क्या होता है? ये एक छोटा आवेश है और ये एक आपका बड़ा आवेश है। तो क्या बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के पास जाएगा? का जी नहीं जाएगा ना। छोटा व्यक्ति जाए बड़े पास, बड़े व्यक्ति का आप छोटे व्यक्ति के पास आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये जो प्लस चार्ज होता है ना, प्लस का इलेक्ट्रॉन होता है, ये छोटी इकाई है, छोटी मात्रा है, छोटा आवेश है, और प्रोटॉन बड़ा आवेश है। तो छोटा आवेश बड़े आवेश के पास जाता है, इतना आप समझिए। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पास जाता है, बड़ा व्यक्ति कभी भी छोटे व्यक्ति के पास नहीं आने वाला है, संभव ही नहीं है। आप दैनिक जीवन में आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि आवेश इस स्थान से इस स्थान पर जब परिवर्तित होता है, उसके 3 नियम होते हैं। एक घर्षण का नियम, एक स्पर्श करने का नियम, और एक प्रेरण का नियम। और हमने बताया था कि कल की क्लास में इसको विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं घर्षण का नियम। आवेश का स्थानांतरण स्थानांतरण का नियम। आवेश का जो स्थानांतरण का नियम होता है, ये चौथा नियम है। इसके बारे में हम बता चुके हैं और अभी फिर से बता दिए हैं। और आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाता है? कितने रास्तों को फॉलो करते हुए? तो 3 प्रकार से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। पहला होता है घर्षण का नियम, इसको हमने थोड़ा थोड़ा कल बताया था, हमने कहा था कल की वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो आज बता रहे हैं इसको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका स्पर्श करना, स्पर्श करके। और तीसरा होता है आपका प्रेरण, यानी आप आवेश को या तो घर्षण के द्वारा प्रवाहित कर सकते हैं, या तो स्पर्श के द्वारा प्रवाहित कर सकते हैं, या तो प्रेरण के द्वारा आप प्रवाहित कर सकते हैं। अभी घर्षण के द्वारा कैसे होता है? तो आपने सुना होगा रेशम, कांच, रेशम और कांच सुना है? या फिर बाल और एक प्लास्टिक की कंघी, या फिर आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो जब हम रेशम के धागे पे जब कांच को रगड़ते हैं, तो कांच में प्यारे बच्चों होता है प्लस वाला आवेश और रेशम में होता है माइनस का आवेश। कांच एक कुचालक के जैसे काम करता है, कांच एक कुचालक होता है। अब ये कुचालक चालक आगे पढ़ाएंगे हम सब। तो देखो, जब रेशम को कांच में या कांच को रेशम में रगड़ा जाता है, तो इसमें एक घर्षण होता है, और घर्षण के द्वारा इसका कांच का बेचारा जो प्लस वाला है ना, वो रेशम की ओर चला जाता है माइनस की ओर। तो ये रेशम चार्ज हो जाता है, और रेशम चार्ज होने के बाद अगर आप इसे टच करेंगे ना, तो आपको करंट लगेगा भयंकर। दूसरा एग्जांपल दैनिक जीवन में देखिए, आप कोई भी टेरिकॉट का अगर कपड़ा आपके पास हो, तो उस कपड़े में आप अपनी उंगली को रगड़िए, क्या होगा? उंगली जलने लगेगी का? नहीं, उंगली नहीं जलेगी, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी उंगली जलने लगी है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी उंगली जलने लगी है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि आपके शरीर में करंट बहुत अच्छे से प्रवाहित होता है, क्योंकि आपके शरीर में आवेश की मात्रा होती है। आपके शरीर में लोहा भी पाया जाता है, आपके शरीर में एल्युमिनियम भी पाया जाता है। ये सब धातुएं आपके शरीर में थोड़ा थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए आपके शरीर में आवेश का प्रवाह अच्छा रहता है। तो इसलिए आपको करंट भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप रेशम के धागे में आप उंगली अपनी रगड़ेंगे, तो आपके शरीर के जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी हैं, वो आपके रेशम के धागे से आकर्षित होंगे। अब रेशम के धागे में अगर माइनस का होगा, तो वो बेचारा अपने ही जगह में रहेगा, क्योंकि माइनस वाला बेचारा बड़ा आदमी है। तो आपके शरीर से जो प्लस वाला आवेश है, वो माइनस वाले में चला जाएगा, तो सल्ट गर्म हो जाएगी। लेकिन अगर सल्ट में आपके प्लस वाला आवेश है और आपके शरीर में माइनस वाला आवेश है, तो आप उंगली रगड़ेंगे तो सल्ट नहीं गर्म होगी, आपकी उंगली गर्म हो जाएगी, क्योंकि प्लस वाला आपकी उंगली में आ गया ना, तो आपकी उंगली में चार्ज हो गया ना, कपड़ा में कहां हुआ चार्ज।
बात समझ में आ गई। तो घर्षण के द्वारा, घर्षण तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन ये प्रेरण और ये स्पर्श बहुत परेशान करता है। स्पर्श का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने तो कभी न देखा ही होगा, कभी तो देखा ही होगा ना किसी को जब करंट लगता है, और आपने हमेशा दैनिक जीवन में या कभी किसी व्यक्ति से सुना भी होगा ये बात कि अगर किसी को करंट लग जाए, और ऐसा भी सुना होगा कि वो हमारे वहां पे काका थे, पंजाब में काम करते थे, उनके घर में एक बच्चा था, उसको करंट लग गया था। अब उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ आई तो उस बच्चे को पकड़ लिया, तो उस माँ को भी करंट लग गया। का बच्चे के हाथ में अपना हाथ रगड़ा था क्या उसकी माँ ने? मात्र उसे टच ही तो किया। अब करंट किसको लगा है? बच्चे को, और उसकी माँ जाकर के उसे छू लेती है, तो अब करंट उसकी माँ को भी लग गया। पापा गए, वो चालाक आदमी थे, उन्होंने पढ़ा था हमारी क्लास, उन्होंने कहा नहीं नहीं स्पर्श नहीं करना है, नहीं तो हम भी चौपट हो जाएंगे। स्पर्श नहीं करना, नहीं तो हम भी क्या होंगे? चौपट हो जाएंगे। अब समझ में, स्पर्श करने से कैसे इलेक्ट्रॉन, आपका आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाता है, ये चला जाता है। आगे बात समझ में। दूसरा भी आप नियम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप किसी खंभे में बिजली है, लोहे के खंभे शहर में अक्सर लगे होते हैं, उनमें बिजली होती है, बिजली उतर आती है, आवेश उतर आता है, तो क्या होता है? चार्ज उसमें हो जाता है कि नहीं हो जाता? आप खंभे को छू लेते हैं तो आपको भन्न लगता है चार्ज, करंट। क्यों? आपने उसे रगड़ा का अपना हाथ, उसमें छुआ तो है, स्पर्श ही तो किया था, और क्या किया है उसने। अगला, बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कोई भी जैसे कि मोटर हो गई, या फिर बहुत सारी जैसे कि आपका तार हो गई, उसको अगर आप टच करते हैं तो आपको करंट लग जाता है। समझ में आया स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श से कैसे आपका इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि आपका जो खंभा है, ये खंभे में आपका प्लस और माइनस दोनों चार्ज आपके प्रवाहित हो रहे हैं। बिजली प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के साथ तो जाएगी, एक के साथ तो जाने वाली नहीं है। और आपकी उंगली है, बढ़िया सी उंगली का ये ऐसा आकार है कुछ उंगली का, उंगली को आपने इसमें क्या किया? टच कर दिया। तो टच करने से आपके, मान लेते हैं आपकी उंगली में माइनस नहीं प्लस चार्ज बह रहा है, और इस खंभे में माइनस प्लस दोनों है, तो क्या करेगा? आपके हाथ से जो माइनस है ना, वो तुरंत चिटिक करके अपने खंभे में जो बैठी गर्लफ्रेंड है उसके पास तरह जाएगा, और आपकी हो जाए ऐसी तैसी। या तो फिर आपके शरीर में माइनस का भी चार्ज है, तो खंभे से चिटिक करके आएगा आपकी उंगली में, तो खंभे को भी लगा प्लस के चक्कर में, और इस प्लस के चक्कर में आपको भी करंट लग गया, मतलब दोनों चौपट। तो खंभे को तो कोई एहसास नहीं होने वाला, लेकिन आपको बहुत बुरी तरह से। अब समझ में आया स्पर्श का मतलब। आप प्रेरण का मतलब समझते हैं। प्रेरण का मतलब होता है आपका बिना स्पर्श किए, एडवांस टेक्निक, बिना स्पर्श किए ही आपको करंट लग जाए, ये बड़ा एडवांस टेक्निक है। इसको थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। शायद आपने इसके बारे में शायद पहले कक्षा 11 में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो समझिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि आप फिजिक्स आवर 1 भी नहीं जानते तो भी आपको समझ में आएगा। चलो, प्रेरण का मतलब होता है जैसे आप धरती में खड़े हैं, आपने देखा होगा आपके खेतों से कभी आपके हार या खेत कहीं भी होंगे आपके जो, तो वहां से 11,000 वोल्टेज की करंट निकल गई होगी, या 22,000 की निकल गई होगी कि नहीं निकल गई होगी? निकल गई है कि नहीं निकल गई? कमेंट में जरूर बताना। और क्या आपने ये नोटिस किया है कि जब आप 11,000 बिजली या 22,000 या 36,000 बिजली जहां से प्रवाहित हो रही है खंभों के नीचे, आप वहीं पर जाकर के, क्योंकि वो आपके खेत में खंभा लगा है और आपके खेत के ऊपर से 11,000 निकल गई है बिजली, तो क्या करेंगे आप अपने खेत तो जाएंगे, तो आप खंभे के पास अपने खेत में खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी महसूस हुआ है आपको कि बारिश में आपको झटका लगता है, और घर वाले क्या बोलते हैं? 10,000 बारिश में बरती के लगे नहीं जाना, खेत तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि करंट धरती में उतर आती है, फूंक जाओगे। ये कैसे उतर आती है? आपने कहा करंट को छुआ कहा जाके? तो यहां पर एक नियम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, उसको हम आगे बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यही होता है प्रेरण का नियम। जब आप खंभे के पास गए, थोड़ी दूर पर है, आप ना उसे टच कर रहे हैं, ना आप उसमें रगड़ रहे हैं अपना हाथ, शांति से खड़े हो गए नवाब बनकर,
अब बारिश का मौसम है तो बारिश क्या है, पानी में क्या होता है, पानी एक बहुत बढ़िया चार्ज होता है आपका, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भर भर के होते हैं। तो क्या करेगा, खंभे में जो तार होता है ना, तार, अब ये चार्ज जो होती है आपकी, जो धारा होती है यानी कि जो विद्युत होती है, उसका कुछ क्षेत्र होता है, अपना एरिया होता है। हमने पढ़ाया था ना वैद्युत क्षेत्र में पहली क्लास में कि आकर्षण और विकर्षण का नियम। जब आपका तार यहां से निकल गया, बारिश की बूंदी, बारिश जो हो रही है, बारिश में जो एक बूंद है वो तुरंत आपके तार में आकर के टच हो रही है, तो ये बारिश की बूंद चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तार को छू लिया इसने। अब वही बूंद आकर के नीचे टप दे हो गई। अब क्या करेगा, धरती में भी भारी मात्रा में, क्योंकि धरती में लोहा, चांदी, सोना, पीतल, निकल हर चीज होता है धरती में, धरती से ही तो सब कुछ निकलता है ना। तो धरती में तो आवेश होगा ही होगा। और आपने सुना ही होगा न्यूटन का ग्रेविटी ऑफ मोशन, नहीं सुना? कि धरती में आपका क्या है, ग्रेविटी है यानी आकर्षण है। धरती दूसरी चीज को अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षण है धरती। तो वही होता है फिजिक्स में, उसे हम कह देते हैं कि धरती में चार्ज है। धरती में आपका करंट प्रवाहित हो जाता है। जब आप बिना चप्पल के तार को छूते हैं तो आपको करंट लग जाता है, चप्पल पहन लेते हैं तो करंट नहीं लगता। काहे? ये बात समझ रहे हैं ना? तो धरती आपकी चार्ज होता है, धरती में आपका बहुत अच्छे से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो इसलिए ये पानी जाकर के आपकी धरती में गिरा और वहीं पर आप बढ़िया खड़े हैं, तो आपका क्या करेगा, आपका शरीर में आपके प्लस माइनस दोनों है, तो माइनस वाला तुरंत लपक लेगा धरती को, और धरती में प्लस वाला भी होगा तो प्लस वाला आपके शरीर में चिटिक के आ जाएगा। तो धरती का तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपका बहुत बुरा सब कुछ हो जाएगा। अब समझ में आया बिना स्पर्श किए कैसे करंट लगता है। अब हम चलेंगे चालक और कुचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में। पहले बच्चों, बड़े अफसोस के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि अब हम आगे नहीं आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो इस क्लास में, लेकिन फिर हमने ये भी कोशिश की है कि आपको हर चीज समझ में भी आनी चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, चालक और कुचालक आपकी तीसरी क्लास फिजिक्स में कल होगी। आप जरूर आइएगा और जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक दिन की भी क्लास मिस कर देते हैं तो आपका पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो प्यारे बच्चों, कल हम चालक और कुचालक और अर्धचालक और फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आपको अभी समझाया भी था थोड़ा बहुत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के साथ। हाँ, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक लाइक और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। वैद्युत आवेश कैसे अपना स्थान दूसरे स्थान पर परिवर्तित करता है, ये जरूर आप बताइएगा कि आपको इसके बारे में समझ में आया। मिलते हैं प्यारे बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।